हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपके चैनल कैरियर विद अरुण में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हमारे यहाँ एसएससी जीडी अग्नि परीक्षा बैच लॉन्च हो चुका है। आज 10 नवंबर से क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, और आज हम जीडी के लिए आपको बताएंगे हिंदी से रिलेटिव क्या क्या हमारे टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, कितना लेवल हमको बनाए रखना है। बच्चों, हिंदी ही हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे हम एग्जाम में कितने बच्चों को पीछे कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्टों में हम पूरे में से पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी को अगर हम अच्छा कर ले तो हम बहुत बच्चों से आगे हो जाते हैं। हिंदी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत बारीकी से समझना होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये है हमारा अग्नि परीक्षा बैच। ठीक है, क्या है? अग्नि परीक्षा बैच। ठीक है, अग्नि परीक्षा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? 10 नवंबर से। कब से स्टार्ट हो रहा है? 10 नवंबर से। ठीक है, आज 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है या हिंदी का क्या सिलेबस है। एसएससी जीडी हमसे हिंदी में क्या पूछती है, किन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम सिलेबस। ठीक है, सारा सिलेबस लिखेंगे हिंदी का। ठीक है, एसएससी वाइट सही चलेगा। एसएससी जीडी, ठीक है, हिंदी सिलेबस। ठीक है, सिलेबस परिचय, क्या क्या आता है। ठीक है, क्या क्या आता है, हमें क्या देना है? इसका परिचय। क्या लिखना है हमको? इसमें क्या क्या टॉपिक हमारे पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हमारा क्या स्टार्टिंग होता है? पहला टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक होता है वर्तनी। क्या पूछा जाता है? वर्तनी। वर्तनी, ठीक है, वर्तनी। वर्णमाला हमारा टॉपिक जीडी में नहीं है, तो हम वर्णमाला को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। और वर्तनी से कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 2 क्वेश्चन वर्तनी से बनते हैं। ठीक है बच्चों, वर्तनी से कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आता है हमारा वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि, वाक्य को गलत लिखा हुआ दिया जाता है, उसको शुद्ध करके हमको बताना होता है कौन सा वाक्य बोलचाल की भाषा में या किताबिक भाषा में शुद्ध है। इसमें भी कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा? 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बात करें तो क्या होगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्या होगा बेटा? रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, हमें पूरा सेंटेंस दिया होगा और उसमें बीच में रिक्त स्थान दिए होंगे, तो हमें उन रिक्त स्थानों में ऐसा सटीक शब्द भरना है ताकि उस वाक्यांश का बिल्कुल परिपूर्ण अर्थ निकले। इससे भी कितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा? हमारे रिक्त स्थानों से हमारे 3 क्वेश्चन लगभग बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? लगभग 3 क्वेश्चन बनते हैं। आगे है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। कोई भी वाक्यांश दिया होता है उसके लिए पूछ लेता है कि एक शब्द में क्या बोलेंगे। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द।
जैसे वाक्यांश दिया हो जो कहा ना जा सके, वाक्यांश हो जो कहा ना जा सके, उसको क्या कहेंगे? अकथनीय। क्या बोलेंगे? अकथनीय। तो वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्यांश दिया हो और उसके लिए एक शब्द हो। तो इससे भी कितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा? 2 क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक से भी कितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा? 2 क्वेश्चन बनते हैं। आगे है हमारा टॉपिक गद्यांश, और गद्यांश से पहले हमारे 5 टॉपिक आते थे और बेटा अब हमारे क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं। तो गद्यांश से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्यांश से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 3 क्वेश्चन बनेंगे। आगे है हमारे मुहावरे। ठीक है बेटा, आगे है मुहावरे, और मुहावरों से कितने क्वेश्चन बनेंगे बेटा? मुहावरों से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। मुहावरों से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद बात कहें तो क्या होगा? विलोम शब्द। विलोम शब्द, और विलोम शब्द से भी हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 क्वेश्चन बनते हैं। विलोम शब्द के बाद बात करूं तो क्या होगा? पर्यायवाची। पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्दों से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। बेटा पर्यायवाची शब्दों से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद आता है हमारा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन हम बोलते हैं वाक्यों में रिक्त स्थान दिया होगा, रिक्त स्थान दिया होगा, या फिर कोई शब्द रेखांकित कर दिया होगा। वाक्यों में कोई भी शब्द रेखांकित किया होगा और हमें बताना है कि रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या शब्द लाया जाए। तो प्रतिस्थापन किसको बोलते हैं? प्रतिस्थापन, उसके स्थान पर अन्य शब्द को स्थापित करना। जो भी रेखांकित शब्द दिया होगा उसके स्थान पर सटीक शब्द को लगाना क्या होगा? हमारा प्रतिस्थापन। बेटा ये टॉपिक है हमारे एसएससी जीडी से रिलेटिव। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा ओनली 9 टॉपिक हैं। किससे? हमारे जीडी में हिंदी से। कितने? 9। और 9 टॉपिकों को हम कितना भी बारीकी से पढ़ें, 20 से 25 दिन के अंदर इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी 20 से 25 दिन के अंदर हम इसका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। कितने तक? आज किया है 10 नवंबर, 20 दिन नवंबर के बचे हैं और चलो 10 दिन आगे ले लेते हैं। 10 दिसंबर से पहले पहले मैं आपको शपथ देती हूँ कि मैं इसका सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूंगी। और उसके बाद बच्चे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, हम और तुम मिलकर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपनी हिंदी को मजबूत बनाएंगे ताकि हमारा एक भी नंबर इधर से उधर ना हो। ठीक है बेटा? कितना हो गया? पूरा 20 नंबर हो गया होगा। 2 4 3 7 2 9 9 3 12 2 14 2 16 18 और 20। कितना सिलेबस है हमारा? टोटल 20 क्वेश्चन। कितने हैं? 20 क्वेश्चन और 20 नंबर। ठीक है बच्चा? आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करके चलते हैं। सिलेबस पर अधिक ध्यान देना है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। हमको रस नहीं पढ़ने, अलंकार नहीं पढ़ने, वर्णमाला नहीं पढ़नी, संधि समास नहीं पढ़ने, क्रिया नहीं पढ़नी, वाच्य, हमको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको वही कंठस्थ करना है जो हमारे सिलेबस में है, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी रातों को जागना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। हमें क्या तैयार करना है? सिर्फ अपना लक्ष्य है एसएससी जीडी को क्लियर करना। क्या है अपना लक्ष्य? एसएससी जीडी को क्लियर करना। ठीक है बच्चों? पहला टॉपिक है हमारा बर्तनी, और थोड़ा मैं आपको इसके बारे में समझा दूं। आज हमारी डेमो क्लास ही है। ठीक है बेटा? तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करते हुए आपको बर्तनी के बारे में थोड़ा समझा दूं। बाकी क्लास हम तुम मिलकर कल कंटिन्यू करेंगे। तो पहला टॉपिक था हमारा, पहला अध्याय मान लो, टॉपिक मान लो, कुछ भी मान लो, क्या होगा बेटा? क्या था? बर्तनी। क्या था बेटा? बर्तनी। पहला अध्याय क्या होगा? बर्तनी।
ठीक है, क्या होता है? बर्तनी। अब हमने देखा बर्तनी, बर्तनी हमारा अध्याय है, हम कई बार सर्च करके गूगल पे से अपना सिलेबस भी डाउनलोड कर चुके होंगे। हमें सिलेबस तो पता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए बर्तनी क्या होती है या बर्तनी किसको कहते हैं। तो बेटा बर्तनी क्या होती है? शब्द को शुद्ध लिखने का तरीका। बर्तनी किसको बोलते हैं? इंग्लिश में जिसे स्पेलिंग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्पेलिंग बोलते हैं। स्पेलिंग को लिखने में जो मिस्टेक हो जाती है उसको हम कह देते हैं ये स्पेलिंग गलत है। इसी तरीके से बर्तनी को लिखने में जो गलती हो जाए उनको क्या कह देते हैं? हम बर्तनी अशुद्धि कह देते हैं। तो बर्तनी क्या होता है बेटा? शब्दों को लिखने का तरीका, शब्दों को शुद्ध लिखा जाए उनको क्या बोलते हैं? हम बर्तनी बोलते हैं। ठीक है बेटा, शब्दों को शुद्ध लिखने का तरीका क्या होता है? बर्तनी। शब्दों को शुद्ध लिखने का तरीका, शुद्ध लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? बर्तनी होता है। शुद्ध लिखने का तरीका, शब्दों को शुद्ध लिखने का तरीका क्या होता है? बर्तनी कहलाता है। शब्दों को शुद्ध लिखने का तरीका क्या कहलाता है बेटा? बर्तनी कहलाता है। ठीक है, शब्दों को शुद्ध लिखने का तरीका क्या कहलाता है? बर्तनी कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे एक शब्द है आध्यात्मिक। यदि मैं लिखूं एक शब्द है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है बेटा, एक शब्द है आध्यात्मिक और एक है आध्यात्मिक, एक है आध्यात्मिक, एक क्या है? आध्यात्मिक। आप सभी कमेंट्स करके ये बताइएगा, क्या आध्यात्मिक शुद्ध वर्तनी है? क्या आध्यात्मिक शुद्ध वर्तनी है? बेटा आप कमेंट्स करके ये बताइए, क्या आध्यात्मिक शुद्ध वर्तनी है या आध्यात्मिक शुद्ध वर्तनी है? तो आप ना ही 100 के 100% इसके साथ होंगे और ना ही इसके साथ होंगे। कुछ बच्चों का आंसर इसको सही मानेगा और कुछ का आंसर इसको सही मानेगा। तो बेटा यही है बर्तनी को शुद्ध लिखने का तरीका। हम बच्चे एग्जाम के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन हमको अभी ये भी नहीं पता हिंदी को लिखा कैसे जाता है, लिखा किस तरीके से जाता है। तभी तो हमारा टॉपिक जीडी की परीक्षा है, तो बेटा बहुत कुछ बारीकी से छांट कर रखा होगा। और यदि बर्तनी टॉपिक दिया है, अध्याय दिया है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो बेटा इसमें आध्यात्मिक को हम सही तरीके से कैसे लिखेंगे? बेटा हमारा ये वाला आध्यात्मिक गलत है और ये वाला सही है। बर्तनी की दृष्टि से ये आध्यात्मिक बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, जैसे आगे हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। बर्तनी जो बनती है स्वर और व्यंजनों के योग से ही बनती है। शब्द जो बनते हैं वर्णों के योग से बनते हैं। तो हमारा टॉपिक वर्णमाला तो है नहीं जो हम वर्णमाला पढ़ें, लेकिन हमको शब्द तो पूरे देखने होंगे, वर्ण तो पूरे देखने होंगे। हमारे वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो बेटा कितने होते हैं? सबसे पहले हम करते हैं स्वर की कंडीशन। क्या स्वर? और बेटा स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। और 11 कौन कौन से होते हैं? 11 कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ऋदि, ए, आई, ओ और औ। ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। एक बात बेटा हमेशा याद रखना, कभी भी हमें बर्तनी शुद्ध लिखनी हो और स्वर को हमें ध्यान रखना है, स्वर को कभी आधा नहीं लिखा जाता, क्योंकि स्वर क्या होती हैं? स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वर क्या होती हैं? खुद में स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। और जो स्वतंत्र होता है वो क्यों किसी का सहारा लेगा? वो तो पहले से ही स्वतंत्र है।
तो स्वरों को कभी आधा नहीं लिखा जाता। क्या लिखेंगे बेटा, नोट करके लिखेंगे, स्वरों को कभी आधा नहीं लिखा जाता। स्वरों को कभी आधा नहीं लिखा जाता। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, स्वरों को कभी आधा नहीं लिखा जाता। आधा नहीं लिखा जाता। क्या नहीं किया जाता, आधा नहीं लिखा जाता, क्योंकि स्वर खुद में स्वतंत्र ध्वनियां हैं, लिखा जाता। ओके बेटा, स्वरों को कभी आधा नहीं लिखा जाता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम स्वर और वर्ण की यहाँ कंडीशन करेंगे और पूरा चैप्टर जब तक करेंगे हमको इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो क्या है बेटा, 11 स्वर होते हैं और स्वरों को कभी आधा नहीं लिखा जाता। जब भी बनेगा स्वर पूरा बनेगा या फिर उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जो स्वरों की मात्राएं होती हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे की ओर। आगे है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। और व्यंजन कितने होते हैं बेटा, हिंदी में कितने होते हैं, 33। कितने होते हैं व्यंजन, 33। और 33 कौन कौन से होते हैं, 33 होते हैं का, खा, गा, घा और अइया। ठीक है, और क्या होता है, चा, छा, जा, झा और इया। टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। ता, था, दा, धा और ना। और पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, और कितने होते हैं, या, रा, ला, वा तथा सा, सा, शा और हा। कितने होते हैं बेटा, कितने हो गए, 25, 4 29 और 4 33। कितने हो गए, कुल व्यंजन कितने होते हैं, 33। ठीक है बेटा, तो इन्हीं व्यंजनों के आधार पर हम अपनी वर्तनी को लिखना सीखते हैं। इन्हीं व्यंजनों के आधार पर हम अपनी वर्तनी को लिखना सीखते हैं। कुछ शब्दों में व्यंजनों को आधा बनाया जाता है, कहीं पूरा बनाया जाता है, तो वही चीजें हम सीखते हैं। आगे है बेटा जैसे संयुक्त व्यंजन। तो बेटा संयुक्त व्यंजन हमें पता है 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, तो उनको आधा नहीं लिखा जाता और ना ही उनका प्रयोग वर्तनी में आधा किया जाता। हमेशा उनको पूरा लिखा जाता है, और यदि उनको आधा लिखने की जरूरत पड़े तो हमें पता है वो तो संयुक्त व्यंजनों के योग से बने हैं, तो हम उनके व्यंजनों को ही तोड़कर लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें कितना देखना है वर्तनी में, बस इनको ही देखना है। स्वरों को आधा नहीं लिखा जाता और व्यंजनों को हम आधा लिख सकते हैं। और व्यंजनों को हम आधा लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं बेटा, व्यंजनों को आधा लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। हमको एक चीज याद होनी चाहिए, हमारे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। पाई के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन, एक खड़ी पाई और एक पड़ी पाई। एक खड़ी पाई व्यंजन होते हैं और एक पड़ी पाई व्यंजन होते हैं। ठीक है बेटा, यदि हम खड़ी पाई की बात करें, अगला पेज ले लेते हैं। कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन, खड़ी पाई और एक होते हैं पड़ी पाई। ठीक है, खड़ी पाई और पड़ी पाई। खड़ी पाई हमारी कौन सी होती है, जो इस तरीके से होते हैं। कौन से होते हैं, जो इस तरीके से होते हैं। और पड़ी पाई क्या होती है, जिनको हम गोलाकार व्यंजन बोलते हैं, जिनको हम गोलाकार व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, और खड़ी पाई के ऊपर ये कौन सी रेखा होती है,
ये होती है शिरोरेखा। बेटा वर्तनी में शिरोरेखा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम कोई भी शब्द लिख लें और उसके ऊपर शिरोरेखा ना लगाएं तो हमारा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। ठीक है बेटा, मैंने लिख दिया राम अच्छा लड़का है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बेटा यदि वर्तनी की दृष्टि से पूछा जाए तो ये बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि इसमें एक चीज की कमी है। और कमी क्या है? इसमें शिरोरेखा नहीं लगाई है। मैम आपने शिरोरेखा नहीं लगाई है, क्योंकि वर्तनी हमारी शिरोरेखा में भी महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, तो हमारी वर्तनी की दृष्टि से एक एक बिंदु से भी हमारी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है हमें वर्तनी को किस तरीके से तैयार करना है। तो बेटा एक होती है खड़ी पाई, इसको क्या बोलते हैं? ये होती है खड़ी पाई, खड़ी पाई। ठीक है, और ये होती है शिरोरेखा, शिरोरेखा। जैसे आपको देखने से ही लग रहा होगा इस वर्ण के सिर पर रेखा है। किसके? इस वर्ण के सिर पर रेखा है, तो सिर की रेखा को क्या बोलेंगे हम? शिरोरेखा। सिर के ऊपर से जो रेखा निकल रही है उसको क्या बोलेंगे? शिरोरेखा। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं वर्तनी को किस तरीके से शुद्ध लिखा जाए। वर्ण दे रखे हैं हमारे खड़ी पाई वाले, हम कैसे लिख लेते हैं? खड़ी पाई वर्ण। ठीक है, जैसे क, दो वर्ण होते हैं हमारे क और फ। क और फ ये कितने होते हैं? दो वर्ण। ये कैसे होते हैं? जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। कैसे वर्ण होते हैं बेटा? जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। तो जब हम जो वर्ण खड़ी पाई को पार कर जाते हैं, यदि उनको आधा लिखें तो उनको किस तरीके से आधा लिखा जाएगा? तो बेटा हम कह सकते हैं जो व्यंजन खड़ी पाई को पार कर गए अर्थात सीमा को पार कर गए उनकी आधी टांग को काट दीजिए। जो वर्ण सीमा को पार कर गए उनकी टांग को काट दीजिए। तो इन्हें किस तरीके से लिख दिया जाता है? इस तरीके से। ठीक है, किस तरीके से लिखा जाता है बेटा? इस तरीके से। खड़ी पाई को जो वर्ण पार कर जाते हैं उनकी आधी टांग को काट दिया जाता है। तो किस तरीके से लिखे जाते हैं ये वर्ण वर्तनी में? यदि हमें इन वर्णों को आधा लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? कै और फै। जैसे हम इनके वर्ण लिख सकते हैं क्यारी, क्यारी। ठीक है, जिससे फ्यूज, फ्यूज। तो इन्हें किस तरीके से लिखा जाता है? इन्हें इस तरीके से आधा लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद व्यंजन और आते हैं हमारे खड़ी पाई वाले, और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कै हमने यहाँ ले लिया तो क्या बचा? ख, ग, घ, च, ज, झ। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये सब कैसे हैं? हमारे गोलाई वाले। एक क्या लिया जाएगा इसमें? ओनली ण। फिर क्या आएगा? त, त, थ, ध, न। ठीक है, फिर क्या आएगा? प, फ हमने यहाँ ले लिया। फिर क्या आएगा? व, फिर क्या आएगा? भ, और फिर क्या आएगा? मैं। ठीक है, कै हमने यहाँ ले लिया तो क्या बचा? ख, ग, घ। ण क्या है हमारा? गोलाई वाला व्यंजन, उसमें खड़ी पाई नहीं है। च, छ में क्या है? गोलाई वाली पाई, तो उसमें भी क्या है? पड़ी पाई। च, ज, झ, उहे क्या है? पड़ी पाई। ठीक है,
फिर आएगा टे ठे डे। तीनों कैसे हैं हमारे? टे ठे डे ढे, चारों कैसे हैं? पड़ी पाई व्यंजन। तो इसमें कौन सा लिया जाएगा? इसमें लिया जाएगा णे, इसमें लिया जाएगा णे। ठीक है, फिर इसके बाद है ते थे दे। दे कैसा है? गोल व्यंजन। ते थे धे और ने, पे बे भे में। आगे कौन कौन से बनते हैं हमारे? ये ले और वे। ये कैसे हैं हमारे? खड़ी पाई व्यंजन। कैसे हैं? खड़ी पाई व्यंजन। इसके बाद बचते हैं हमारे से शे। ठीक है बेटा, इनको हम गिन लेते हैं कितने, क्योंकि हमें पूरे 33 व्यंजन करने हैं। 3 3 6 1 7, 7 4 11 और 4 15, 15 और 3 18 और 3 21, 21। एक छूट गया बेटा, कौन सा रह गया है? याद करो। ये रे ले वे से है, पे फे बे भे में, ते थे दे धे ने। एक कौन सा छूट गया बेटा? एक छूट गया है इनमें। एक कौन सा छूट गया है? एक छूट गया है इनमें। ठीक है, एक कौन सा छूट गया है? हाँ बेटा, एक छूट गया है अइया। अइया भी कैसा होता है हमारा? अइया भी होता है खड़ी पाई वाला व्यंजन। कितने हो गए हैं? पूरे 22। ये कितने थे बेटा? ये थे 2। ये कितने थे? 2। और ये कितने हो गए? 2 और 2 22। ये कितने हो गए? 2 और 2 22। तो बेटा इनको आधा करने के लिए क्या किया जाता है? मैं आपको बता दूं, इनको आधा करने के लिए क्या किया जाता है। तो क्या किया जाता है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों की, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को आधा करने के लिए उनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? खड़ी पाई वाले वर्णों को आधा करने के लिए उनकी खड़ी पाई हटा देते हैं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे बेटा? नोट करके लिख लेंगे, इनकी खड़ी पाई हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? इनकी खड़ी पाई हटा देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? इनकी खड़ी पाई हटा देते हैं। पाई हटा देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? इनकी खड़ी पाई हटा देते हैं। ठीक है, इनकी खड़ी पाई हटा देते हैं। और इनका क्या बताया था मैंने? जो वर्ण अपनी सीमा को पार कर जाएं या खड़ी पाई को पार कर जाएं, वो क्या होते हैं? उनको आधा करने के लिए उनकी टांग को थोड़ा सा काट दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में सभी को? इसके बाद हमारे बचते हैं गोलाई वाले व्यंजन। गोलाई वाले व्यंजन या जिनको बोलते हैं बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। क्या होते हैं? पड़ी पाई बोलते हैं या गोलाई वाले व्यंजन। क्या बोलते हैं? गोलाई वाले व्यंजन। गोलाई वाले व्यंजन, गोलाई वाले व्यंजन। और ये कितने होते हैं बेटा? अभी देख लेते हैं कितने होते हैं गोलाई वाले व्यंजन। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? एक तो इसी का लिया जाएगा अड़े। ठीक है बेटा, एक णा होता है, एक छ होता है, ठीक है, एक टा होता है, ठा, डा और ढा। ठीक है बेटा, फिर होता है दा। ठीक है, फिर क्या होता है? रा, रा और हा। ठीक है बेटा, कितने हो गए हैं ये? 2 4 6 7 और 2 9। कितने हो गए हैं? 9। गिने तो 22 2 24 और 24 और 9 कितने होते हैं? 24 और 9 होते हैं 33। हमारे पूरे 33 व्यंजन यहाँ आ गए हैं। तो बेटा यहाँ नोट करके लिखिएगा, पड़ी पाई वाले व्यंजनों को आधा कैसे लिखा जाएगा। पड़ी पाई वाले व्यंजनों को यदि हम आधा लिखें तो किस तरीके से लिखा जाएगा? तो किस तरीके से लिखा जाएगा बेटा? नोट करके लिखिए, इनमें
हलंत लगा दिया जाता है। हलंत लगा दिया जाता है। इनमें हलंत लगा दिया जाता है। ठीक है बेटा, इनमें हलंत लगा दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, इनमें क्या किया जाता है? हलंत लगा दिया जाता है। जैसे मैं लिखूं डे, डे को कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। यदि हम लिखें टे, तो टे को कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। यदि मैं लिखूं ठे, तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। तो इनमें क्या किया जाता है? इनमें हलंत लगा दिया जाता है। ठीक है बेटा, इनमें नीचे हलंत लगा दिया जाता है। इनमें क्या किया जाता है? हलंत लगा दिया जाता है। हलंत लगा दिया जाता है। ठीक है, इनमें क्या किया जाता है? हलंत लगा दिया जाता है। हलंत लगा दिया जाता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हलंत लगा दिया जाता है। ये आधे वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इनमें हलंत लगा दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इन पांचों वर्णों को आधा लिख सकते हैं। इनमें क्या किया जाता है? हलंत लगा होता है। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? वर्तनी क्या थी हमारी? वर्तनी थी शब्द को शुद्ध लिखने का तरीका। वर्तनी क्या थी? शब्द को शुद्ध लिखने का तरीका। शब्द को शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? उसको शिरोरेखा की तरफ से भी देखकर शुद्ध लिखा जाए, खड़ी पाई की तरफ से देखकर भी शुद्ध लिखा जाए, वर्ण हमारा पड़ी पाई का है, खड़ी पाई का है, या किस तरीके का वर्ण है। तो हमको किस पर ध्यान देना है? ओनली व्यंजन पर। स्वर हमारे कभी आधे नहीं लिखे जाते, स्वरों को हमेशा पूर्ण लिखा जाता है या फिर उनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, तो हमने देखा खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं हमारे। खड़ी पाई को जो क्रॉस कर दें उनकी आधी टंग काट दी जाती है। ऐसे वर्ण कौन से होते हैं हमारी वर्णमाला में? कै और फै। ऐसे वर्ण कितने होते हैं? ओनली 2, कै और फै। ठीक है, आगे हमारे वो वर्ण होते हैं जो खड़ी पाई वाले होते हैं। खड़ी पाई वाले होते हैं। और खड़ी पाई कौन सी होती है हमारी? ये डंडा खड़ी पाई होती है। तो ऐसे वर्णों को आधा लिखने के लिए क्या किया जाता है? खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, क्या किया जाता है? खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद गोलाई वाले व्यंजन। और गोलाई वाले व्यंजनों का क्या होता है? गोलाई वाले व्यंजनों में इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। गोलाई वाले व्यंजनों में हलंत लगा दिया जाता है। हलंत लगा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, गोलाई वाले व्यंजनों में हलंत लगा दिया जाता है। आगे एक चीज हम पढ़ेंगे, हमारे यहीं देख लेते हैं बेटा। एक चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारे व्यंजनों की कंडीशन। एक चीज हम देखेंगे कि हमें वर्णों में ये पता नहीं चलता कि हमें अनुस्वार कहाँ लगाना है, नुक्ता कहाँ लगाना है, उत्क्षिप्त बिंदु कहाँ लगाना है, ठीक है, या अनुनासिक कहाँ लगाना है। ठीक है बेटा, हमें ये चीज पता नहीं चलती। तो मैं बता दूं आपको ये क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे कंडीशन होती है पहली, हम देखें, जैसे हमारी बिंदी होती है, बिल्कुल बेसिक सीखेंगे बेटा। इस तरीके से हमारा कोई भी वर्ण दिया है, ठीक है, इस तरीके से हमारा कोई भी वर्ण दिया है, कोई भी वर्ण मान लो, यदि उसके एक बिंदी उसके ऊपर लगी होती है, एक बिंदी इधर लगी होती है, एक नीचे लगी होती है और एक आगे लगी होती है, एक बिंदी ऊपर लगी होती है, एक बिंदी आगे लगी होती है, एक पीछे लगी होती है और एक नीचे लगी होती है। तो बेटा इसको हम देखेंगे, ये बिंदी हमारी कौन कौन सी होती हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? अनुस्वार। इनको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अनुस्वार।
आगे बिंदी किसमें लगी होगी? पंचमाक्षर में। पंचमाक्षर किसमें लगी होगी? पंचमाक्षर में। नीचे बिंदी किसमें लगी होगी? उत्क्षिप्त में। ठीक है बेटा, नीचे किसमें लगी होगी? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त में। ठीक है, उत्क्षिप्त में। और इधर बिंदी किसमें लगी होगी? नुक्ता लगा होगा। ये अरबी फारसी भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। नुक्ता किस में प्रयोग किया जाता है? अरबी फारसी भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको शब्द लिखकर बताऊं, ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। देख लिया, ऊपर बिंदी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। आगे होगी तो उसको क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर। नीचे होगी तो उसको क्या बोलेंगे? उत्क्षिप्त। और पीछे होगी तो उसको क्या बोलेंगे? नुक्ता। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पेज पर और आपको बताया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर चलते हैं। लिखिए नुक्ता। पहले क्या लिखना है हमें? नुक्ता। और नुक्ता क्या होता है? वर्णों के पहले लगा होता है। नुक्ता क्या होता है? वर्णों के पहले लगा होता है। वर्णों के पहले लगा होता है। क्या होता है बेटा? वर्णों के पहले लगा होता है। ठीक है, वर्णों के पहले लगता है। नुक्ता कैसा होता है? वर्णों के पहले लगता है। कौन कौन सी होती हैं नुक्ता ध्वनियां? कौन कौन सी होती हैं बेटा? एक होती है कै, ठीक, ख, ग, ज और फ। ये कौन सी होती हैं? हमारी अरबी फारसी ध्वनियां। कुल कितनी होती हैं? 5। और इनको नवीन ध्वनियां भी बोला जाता है। आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सी नवीन ध्वनियां हैं, तो जिन ध्वनियों में नुक्ता लगा हो वे कौन सी होती हैं? नवीन ध्वनियां। और नवीन भी कौन सी होती हैं? 5। हमारी नुक्ता वाली ध्वनियां कौन सी होती हैं? 5। कै, ख, ग, ज और फ। कै, ख, ज और फ। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी कंडीशन से उत्क्षिप्त। क्या देखते हैं? उत्क्षिप्त। क्या देखते हैं बेटा? उत्क्षिप्त। और उत्क्षिप्त में क्या होता है? उत्क्षिप्त में मैंने बताया है, उत्क्षिप्त में क्या होता है? जिसमें नीचे बिंदी लगी हो। उत्क्षिप्त क्या है? जिसमें नीचे बिंदी लगती है। जिसमें नीचे बिंदी लगती है। क्या होता है? जिन वर्णों में, बेटा बहुत ही ज़्यादा बेसिक बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, आप इतनी बारीकी से ही पढ़िए। सिलेबस तो आपका 20-25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बारीकी से पढ़ने के बाद भी कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है जीडी का, बस छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जिन वर्णों के नीचे बिंदी लगी हो, नीचे बिंदी लगी हो, बिंदी लगती है, उनको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त बोलते हैं। और उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे? ड और ढ। कौन से होते हैं बेटा? ड और ढ। ड और ढ कौन से होते हैं? ड और ढ। 2 ध्वनियां हमारी उत्क्षिप्त ध्वनियां होती हैं। 2 ध्वनियां हमारी उत्क्षिप्त ध्वनियां होती हैं। आगे बात है हमारी पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर। आगे बात है हमारी पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर में क्या होता है? पंचमाक्षर में क्या होता है? इसमें आगे बिंदी लगी होती है। वर्ण की आगे बिंदी लगी होती है। क्या होती है? इनमें वर्णों के आगे बिंदी लगी होती है।
आगे बिंदी लगी होती है। आगे बिंदी लगी होती है। लगी होती है। ठीक है बेटा, क्या होता है पंचमाक्षर में? इनमें आगे बिंदी लगी होती है। जैसे कौन सा होता है? अड़ा। क्या होता है बेटा? इसको क्या बोलते हैं हम? अड़ा खाली। क्या बोलते थे? अड़ा खाली। तो क्या होता है? अड़ा। क्या होता है? ण्या। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर, जिनमें वर्ण के आगे बिंदी लगी होती है। ठीक है, इसके बाद है अनुस्वार। इसके बाद है अनुस्वार। इसके बाद है अनुस्वार। ठीक है, और अनुस्वार मैंने क्या बताया था? अनुस्वार, अनुस्वार होता है वर्णों के ऊपर बिंदी लगी हो। वर्ण के ऊपर बिंदी लगी हो। ऊपर बिंदी लगी हो। बिंदी लगी हो। लगी हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार। अनुस्वार का वर्ण क्या होता है? क्या होता है? अंगा। क्या होता है? अंगा। तो जिन वर्णों में ऊपर बिंदी लगी हो उनको क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार बोलते हैं। जैसे हम अनुस्वार के शब्द ले लें, पंप, पंप, अंत, दंड। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारे? अनुस्वार। ये कैसी बिंदी होती है हमारी? अनुस्वार। जो वर्ण के ऊपर लगे अनुस्वार, जो वर्ण के पहले लगे उसको नुक्ता, जो वर्ण के बाद में लगे, जो वर्ण के नीचे लगे उसको उत्क्षिप्त, और जो वर्ण के आगे लगे उसको क्या बोलेंगे हम? पंचमाक्षर बोलेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी वर्तनी को सीखेंगे। इसी तरीके से क्या करना है? हमको अपनी वर्तनी को सीखना है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमें वर्तनी को सीखना है। ठीक है, ऐसे ही हम क्लासों को कंटिन्यू करते हुए अपनी क्लासों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी क्लासों को आगे बढ़ाते चलेंगे। डेली हमारे ऐप पर क्लासें स्टार्ट होंगी। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम रोज रेगुलरी, आज से हमारी क्लासें स्टार्ट हो गई। आज तो डेमो क्लास थी, कल से हम रेगुलरी ऐसे ही क्लासें करेंगे। ठीक